दिल्ली के समस्त अधिकारियों, मंत्रियों, काजियों तथा कोतवालों ने जो अपना पद बचाना चाहते थे, शीघ्र अलाउद्दीन के समक्ष आकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और दुर्गों की कुंजियां उसे सौंप दी। 21 अक्टूबर 1296 के दिन वह इल्तुतमिश के सफ़ेद राजमहल और बलबन के लाल महल में विराजमान हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की प्राचीन सेना नई भर्ती से बहुत बड़ी हो गई थी और प्रत्येक व्यक्ति को 1 वर्ष 6 महीने का वेतन इनाम में दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही सिंहासन प्राप्त हुआ, संभवतः इसी दौरान मंगोलों ने भारत की भूमि को स्पर्श करने की कोशिश की। उलुग खां और जफर खां को, जो राज के दाहिने हाथ थे, आज्ञा दी गई कि वह सेना अधिकारियों सहित कूच करें। जफर खां उलुग खां ने दोनों दिन का मार्ग एक दिन में पूर्ण करता हुआ 5 फरवरी 1298 को दोनों सतलज नदी पर स्थित जारन मंजर नामक स्थान पर पहुंचे और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि बिना नौकाओं की सहायता से नदी पार करें। दिल्ली की सेना के नदी पार करने के पहले मंगोल, जो अपनी वीरता की बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, चींटियों और टिड्डियों की भांति भाग खड़े हुए। 20,000 सैनिक मार डाले गए और शेष जंजीरों से जकड़ दिए गए। लेकिन इसी वर्ष साल्दी के नेतृत्व में मंगोल फिर सिविस्तान में आ धमके, जिससे गुजरात की विजय कुछ फीकी पड़ गई। जफर खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई, जिसने आक्रमणकारियों को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। बर्नी लिखता है कि अनेक स्त्री पुरुष युद्धबंदियों के साथ और वीर सेना नायक दिल्ली लौटा, लेकिन सुगमता से जफर खां ने यह विजय हासिल कर ली थी। एक ओर उसने जनता की प्रशंसा प्राप्त की और सुल्तान की ईर्ष्या को उत्तेजना दी। अलाउद्दीन इस सेना नायक के साहस, शौर्य और कौशल से चकित हो उठा और उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगा। उसके भाई उलुग खां के हृदय में भी जफर खां के विरुद्ध ऐसी ही भावना थी। 1299 के समाप्त होते होते दवा खां के पुत्र कुतलुग ख्वाजा के सिविस्तान में मंगोलों की अपमानजनक पराजय का बदला लेने के लिए 2 लाख सेना दिल्ली की ओर भेज दी। बर्नी लिखता है कि मंगोलों के तुरंत आगमन से राजधानी और आसपास के जिलों के निवासी भयभीत हो गए। अधिक भयभीत इसलिए हो गए क्योंकि इस समय दिल्ली की शत्रु का केंद्र बिंदु था। अलाउद्दीन को जैसे ही इस युद्ध की सूचना मिली, उसने सेना के सारे उच्च अधिकारियों को बुलाया और उनकी उपस्थिति में उसने अलाउल मुल्क को संबोधित किया। उसने कहा कि यदि वह आक्रमणकारियों से टक्कर लेने से घबराएगा तो वह दिल्ली की सत्ता को किस प्रकार से अपने हाथ में रख पाएगा। उसके समकालीन और उसके शत्रु जो 2000 कोस चलकर आए हैं, उस समय क्या कहेंगे जब वह ऊंट की पीठ के पीछे अपने को छुपा लेगा। अंत में उसने नगर और राजमहल वजीर अलाउल मुल्क के अधिकार में छोड़ दिया और आदेश दिया कि जो हम दोनों में से जो कोई भी, चाहे वह या मैं, विजयी हो, तुम जीतने वाले का अभिनंदन करना और उसके आज्ञाकारी सेवक हो जाना। इस युद्ध में अलाउद्दीन से ज़्यादा जफर खां की वीरता काबिले तारीफ रही। मंगोलों का पीछा करने के लिए गए जफर खां और शाही सैनिकों में से कोई भी सैनिक उस दिन लौटकर नहीं आया। मंगोलों ने जफर खां को तो मार दिया था, लेकिन हिंदुस्तान का शौर्य देख लिया था। इसीलिए मंगोल रात्रि के समय ही वे दिल्ली से 30 कोस की दूरी पर चले गए। बर्नी कहता है कि वर्षों तक मंगोलों के दिलों में जफर खां का आतंक बना रहा और जब उसके जानवर पानी ना पीते तो वे कहते, क्या तुमने जफर खां को देखा है जो तुम पानी नहीं पीते। परंतु जिस जफर खां की वजह से मंगोलों ने दोबारा हिंदुस्तान की धरती पर कभी कदम नहीं रखा, उस वीर और युद्ध के नायक जफर खां की वीरता और बलिदान की प्रशंसा नहीं की गई, बल्कि इतिहास ने उस वीर सेना नायक को भुला दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने बादशाह अलाउद्दीन की ईर्ष्या के कारण। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।